Hello guys, welcome to Engineering Hotspot. I am Akansha and I'm back with our next session for verbal aptitude हमारे गेट एग्ज़ाम के लिए। दो हमारे लाइव कोर्स अवेलेबल हैं जनरल एप्टीट्यूड का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऐप पे, सो प्लीज़ चेक आउट एंड डाउनलोड द ऐप। हमारे जो नेक्स्ट हमारा सेशन है उसके अंदर हम ले रहे हैं वोकैब के क्वेश्चंस। एज वी कैन सी वी हैव ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर वोकैब जो भी आपके आए हुए हैं 2020, 17, 16, 15। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम 2010 से देखेंगे तो देयर आर सम क्वेश्चन पैटर्न्स फॉर आर वोकैब। हमको पता है टॉपिक्स होते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। दीज आर द बेसिक टॉपिक्स ऑफ आर वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स और ये सब होते हैं। बस इनके क्वेश्चन पैटर्न्स जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर्स ये चेंज करते गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2010 में आप देखोगे या फिर आप 2011, 2012 तो दे आर आस्किंग यू डायरेक्टली कि इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है या फिर सिमिलर टू द वर्ड का मीनिंग क्या है, वो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसके बाद में लेकिन अगर हम आगे देखेंगे तो 2013 के अंदर इन्होंने ऐड ऑन किया है, दे हैव गिवन यू द सेंटेंस इटसेल्फ। एज वी कैन सी हियर दे वर रिक्वेस्टेड नॉट टू क्वेरल विथ अदर्स, तो दे हैव पुट द वर्ड इनटू द सेंटेंस एंड दे आस्किंग यू कि इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है। तो इसके अंदर है कि पहले वाले जो पैटर्न है उसके अंदर हमको डायरेक्टली उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसका सिनोनिम पता होना चाहिए, एंटोनिम पता होना चाहिए। बट जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर वो चीज़ दी हुई होती है तो वी नो एंड वी कैन असर्टेन इवन इफ वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, हम असर्टेन कर सकते हैं थ्रू द सेंटेंस इटसेल्फ कि क्या सेंस निकल रहा है और उसके बेसिस पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी के हमारे जो ऑप्शंस हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस, हमारे पास जो क्वेश्चन पैटर्न है वो है जो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दीज लाइक ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी सिमिलरली हमारे को किसी दो सेंटेंसेस के अंदर दे रखे हैं, उनका मीनिंग पूछ रहे हैं या फिर उनके फ्रेजल अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछ ले रहे हैं या फिर वो सेम चीज़ है कि सेंटेंस के अंदर आपको डाल रखा है। नेक्स्ट हमारे अगर क्वेश्चंस की बात करें हम तो हमारे पास हाँ सिमिलर ऑल दीज क्वेश्चंस। उसके बाद में हमारे जो न्यू इंट्रोडक्शन था यहाँ पे 2015 के अंदर वो है सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स जो होते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। और उसके बाद फाइनली 2017 के अंदर हमारे पास एक न्यू फॉर्म, ये हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन लेकर आए थे क्वेश्चन वोकैब के ही, बट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के पैटर्न से इन्होंने हमसे क्वेश्चंस पुट अप किए हुए हैं। So let's start with our questions. Our first question is, he is known for his unscrupulous ways. He always sheds dash tears to deceive people. इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हमको ईडियम पता है तो here the answer should be crocodile tears. ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। टू क्रोकोडाइल ईयर्स जो ईडियम है उसका मतलब होता है टू हैव एनी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, फॉल्स रिप्रेजेंट करना या फॉल्स अपेयरेंस देना किसी चीज़ की, वो हम क्रोकोडाइल टीयर्स के यहाँ पे मोस्ट अगर हमारे पास अगर गलती होती है, इवन इफ़ वी नो द ईडियम इटसेल्फ, हम गलती ये कर देते हैं कि यहाँ पे जो ये अपॉस्ट्रोफ एस है उसको इग्नोर कर देते हैं और ऑप्शन बी भी हम टिक कर देते हैं, तो ये गलती हमको नहीं करनी है। Next is nowadays most children have a tendency to belittle the legitimate concerns of their parents. तो बी लिटिल का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस कर देना किसी चीज़ को। बट यहाँ पे जो बेस्ट यहाँ पे जो चीज़ अप्रोप्रिएट वर्ड जो यहाँ पे रिप्लेस किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का भी मीनिंग जो होता है वो बी लिटिल से ही होता है। अब यहाँ पे बाकी के जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अपलॉड होता है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, हम जब ताली बजाना बेसिकली जो हम करते हैं वो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए करते हैं। बी ग्रज का मतलब होता है, ग्रज मतलब किसी चीज़ से कोई हमको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है उस चीज़ के लिए हमको बी ग्रज हम यूज़ करते हैं। बाकी है रिड्यूस, कम करने का। तो अप्रोप्रिएट जो वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा वो है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मतलब बी लिटिल डिस्पैरेज, दोनों का मीनिंग ये होता है कि हम उस पर ध्यान ना देना, कम उस पर ध्यान देते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं बी लिटिल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देयर वॉज नो डाउट दैट देयर वर्क वॉज थोरो। तो यहाँ पे थोरो का मीनिंग अगर डायरेक्टली हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजेस्ट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड का पूछ रहा है, तो थोरो मतलब कंप्लीटली होता है, उसका मीनिंग डायरेक्टली आंसर आता है कंप्लीट की। वो अपने काम के अंदर थोरो है मतलब वो कंप्लीटली जानते हैं अपने काम को।
नेक्स्ट इज चूज द ऑप्शन विथ वर्ड्स दैट आर नॉट सिनोनिम्स। हमेशा याद रखना क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ये होता है कि दे यूज़ अ वर्ड नॉट। हम लोग क्वेश्चन को जल्दी रीड करने के चक्कर में हम सिनोनिम तो पढ़ लेते हैं और हम ऑप्शन भी फिर सिनोनिम जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक कर देंगे, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है वो नॉट का होता है। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होती है कि हम ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली रीड आउट नहीं करते हैं, हमारा माइंड रीड नहीं कर पाता है वर्ड को और उस जल्दीबाजी के अंदर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इन चारों ऑप्शंस के अंदर अवर्जन डिसलाइक दिस इज अ सिनोनिम, ल्यूमिनस रेडिएंट ये भी सिनोनिम है, प्लंडर और लूट ये भी सिनोनिम है, यील्डिंग और रेजिस्टेंट ये सिनोनिम नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज आर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा जो पैसेज फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चन आ रखा है। अब पैसेज फॉर्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सीधे सीधे एग्नोस्टिक का मीनिंग है, तो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत अगर लग रही है, अगर आपको डायरेक्टली मीनिंग पता है कि एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, उसमें क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रखा है कि अगर हमको एग्नोस्टिक का मीनिंग बता दो, तो हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अगर, तो पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हम पैसेज भी अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है कि हमको एग्जैक्ट मीनिंग उस चीज़ का नहीं पता या फिर हम दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जस्ट गो ऑन टू द लाइन इन विच द वर्ड इज़ बीन यूज्ड। तो यहाँ पे एग्नोस्टिक जो लाइन है वो यहाँ पे है। इफ़ यू वांट टू लुक एट कि हाँ, इफ़ यू आर लुकिंग for a history of India or for account of the rise fall of the British Raj or the reason of, they are giving you some 2 or 3 scenarios जो वो बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो हमको पता है यहाँ पे cleaving of the subcontinent into 2 mutual agnostic parts। agnostic का मतलब होता है hostile itself, तो ये hostile यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेम हमारा जो पैसेज है उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ क्लीविंग। क्लीविंग का मतलब क्या होता है? क्लीविंग का मतलब डिटोरिएटिंग, डिपार्टिंग, आर्ग्यूइंग या फिर स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग जो होता है वो होता है क्लीविंग का मेन मतलब जो होता है, एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, क्लोजेस्ट मीनिंग इन्होंने पूछा है तो एग्जैक्टली मीनिंग नहीं बट क्लोजेस्ट मीनिंग जो होता है वो स्प्लिटिंग से होता है। डिपार्टिंग भी हम कर सकते हैं, बट डिपार्टिंग आर यूज फॉर अनदर डिफरेंट थिंग्स। दोनों ही वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर क्लोजर और सिमिलर, पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्प्लिटिंग इज द करेक्ट आंसर। Next question is from 2016. A rewording of something written or spoken is dash। ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस देख करके पैराडॉक्स, पैराफिन, पैराडिगम, पैराफ्रेज, इन सब से ही अपन पता लगा सकते हैं। यहाँ पे इट इज़ वर्ड सब्सटीट्यूशन जो कि यूज़ होता है जब कुछ लिखा हुआ होता है या बोला गया होता है, अ पैरा और समथिंग, उनको रिवर्ड करना, उनको अपने भाषा में लिखना या फिर दूसरे तरीके से उसको प्रेजेंट करना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट, वो होता है पैराफ्रेज। ये हम नॉर्मली इंग्लिश के किसी भी हम एक्टिविटी के अंदर देख लेते हैं तो इसको हम पैराफ्रेज कहते हैं। बाकी अगर हम बाकी के अगर देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का नाम है, दूसरा एक दवाई, एक केमिकल चीज़ का नाम है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि अगर हमको पैराफ्रेज नहीं भी पता है तो हम 2 ऑप्शन तो बहुत ईजीली यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट बॉय फ्रॉम द टाउन वॉज अ डैश इन द स्लीपी विलेज। यहाँ पे ईडियम या फिर फ्रेज यूज़ करना। अब ये चारों के अंदर से पहली बात तो अगर कोई फ्रेज नहीं पढ़ा हुआ है तो वो 110% वो करेक्ट नहीं होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है, अगर हमको मीनिंग नहीं पता होता है तो हमको लगता है कि ये चीज़ नहीं, हमने कभी आज तक सुनी नहीं है या फिर देखी नहीं है, तो वो नहीं ही होता है। डॉग आउट ऑफ हर्ड, शीप फ्रॉम द हीप, फिश आउट ऑफ वाटर, बर्ड फ्रॉम द फ्लॉक। यहाँ पे ये सारे ही सही हैं। इसका मीनिंग जो है वो फर्स्ट ये आएगा, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अलग होना, किसी नॉर्मल किसी सिचुएशन से एक थोड़ा सा लीक के बाहर होना, उसको बोलते हैं। द बॉय फ्रॉम द टाउन वॉज अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द स्लीपी विलेज। नेक्स्ट इज द चेन स्नैचर्स टुक टू देयर हील्स व्हेन द पुलिस पार्टी अराइव्ड। भागने का मीनिंग होता है यहाँ पे। टुक टू देयर हील्स का मतलब होता है भागने का, और सिमिलर मीनिंग जो होता है वो टुक टू फाइट। अब यहाँ पे टुक शेल्टर इन द थिक जंगल, ये हमको पता है, इसका मीनिंग नहीं भी पता होता तो ये होना नहीं चाहिए था। ओपन इनडिस्क्रिमिनेट फायर, दिस वोंट गो विद दिस।
एंड लास्टली अनकंडीशनल सरेंडर, ये फ्रेज ही नहीं बन रहा है किसी तरीके का, तो लास्टली हम किसके साथ रहते हैं, टू टुक टू फ्लाइट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी टुक देयर हील्स, ये भी भागने का एक जेस्चर हमको प्रोवाइड कर रहा है, और टुक टू फ्लाइट भी हमको एक भागने वाला ही जेस्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो ईदर इफ़ वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, या फिर हमको लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा सिमिलर उसका समझ में आ रहा है, आसपास भी नहीं, तो हम एलिमिनेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कनोटेशन ऑफ अ रोड और वे। इसके अंदर पूछा हुआ है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बता दीजिए इस एक्सप्रेशन का। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ही होता है कि कोई पाथ में, या फिर आप रास्ते में जा रहे हो, या फिर किसी ट्रिप पे आप जा रहे हो, उसमें थॉट्स या फिर इस तरीके की चीज़ आने होती है, उनको हम बोलते हैं कनोटेशन ऑफ अ रोड और वे। अब बाकी के 3 जो 4 वर्ड्स हैं उसमें है परटिनेशियस, जो फर्स्ट वर्ड है, क्लैंडिस्टाइन और रेवेनियस। ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये क्लोज इनफ भी इस एक्सप्रेशन के आसपास भी नहीं आते हैं, जबकि विक्टेशियम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इट इज़ नॉट एक्चुअली द मीनिंग, ना ही ये कहीं सिमिलर है, बस दोनों ही चीज़ों के अंदर पाथ। विक्टेशियम का मतलब होता है जब हम किसी कोई ऑफिशियल कोई अलाउंस मिलता है किसी जर्नी के लिए आपको, तो उसको हम करते हैं। तो जस्ट बिकॉज बोथ आर हैविंग कनेक्शन विथ द वर्ड जर्नी, इसलिए हम इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर लगाएंगे, सूटेबल वन वर्ड यहाँ पे ये हो पाएगा, अदरवाइज इन तीनों को हम एलिमिनेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज a generic term that includes various items of clothing such as skirt, a pair of trouser and a skirt। ये बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि यहाँ पे हमको जानते हैं, क्योंकि जब हम फेमिलियर होते हैं वर्ड से, फैब्रिक भी हमने सुन रखा है, फाइबर भी सुन रखा है, टेक्सटाइल भी सुन रखा है, और एप्रल भी हमने सुन रखा है। यहाँ पे जल्दीबाजी के अंदर हम मोस्टली टेक्सटाइल या तो यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे पूछ रहा है अ पेयर ऑफ ट्राउज़र या शर्ट को जो हम जेनरिक वर्ड यूज़ करते हैं इनके लिए, तो ये टाइप ऑफ क्लोथिंग है, ना ही ये किसी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ना ही वो उस टेक्सटाइल के कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, ना ही क्लोथिंग जिससे बनता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो तीनों इस तरीके से एलिमिनेट हुई। टाइप ऑफ क्लोथिंग की जो बात कर रहा है एक जेनरिक वर्ड, वो है कि हाँ स्कर्ट है, ट्राउज़र है, शर्ट है, क्या है, तो उनको हम एपरल बोलते हैं। नेक्स्ट इज इड्यूस का मोस्ट सिमिलर वर्ड बताइए, इड्यूस। तो एक्सर्ट, एक्सट्रैक्ट, एजुकेट, एक्सटेंड। अब यहाँ पे भी चारों का सेम हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। एजुकेट हमको पता है यहाँ पे नहीं हो सकता है, एक्सटेंड जो होता है बढ़ाने को बोलते हैं, वो भी नहीं हो सकता है। एक्सर्ट, एक्सर्शन से बोल दो कि हाँ भाई किसी चीज़ को बढ़ाने को ही बोल रहे हैं यहाँ पे, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बन जाता है एक्सट्रैक्ट, मतलब किसी चीज़ को किसी में से निकालना, पिक समथिंग। नेक्स्ट इज ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का है यहाँ पे अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हमारी ये इन, यू एन, या फिर आप बोल लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल दीज आर द वर्ड्स लाइक हाँ नॉन, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमको एंटी मीनिंग जो देते हैं किसी चीज़ का। एप्ट, इनएप्ट, मतलब जो सिमिलर इसका मीनिंग वर्ड है कि हाँ एप्ट का मतलब होता है जो कि सूटेबल है, और जबकि इनएप्ट का मतलब होता है जो कि नहीं है, तो वो ऑकवर्ड से रिलेट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पूछ रहा है, तो दिस इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड ऑकवर्ड। Okay, so our next set is from 2014. Our first question is, which of the following option is the closest meaning to the sentence given below? Okay, as a woman, I have no country. Okay, तो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट मीनिंग, उसका क्लोजेस्ट मीनिंग जो है वो निकालना है। तो ऑप्शंस आर, वुमेन हैव नो कंट्री, women are not citizen of any country, women's solidarity knows no national boundary, and last one is women of all countries have equal legal rights। तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेन अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो विमेन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स जो होंगी वो सिमिलर होंगी, हर जगह पे होंगी, तो दैट इज़ वाई दे डोंट हैव एनी नेशन। तो ये एक फ्रेज बना दिया गया है कि विमेन इन एवरी कंट्री, विमेन डू नॉट हैव, विमेन हैव नो कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमको पता लगाना है कि मीनिंग ऑफ द फ्रेज अंडरलाइंड। इट इज़ फैसिनेटिंग टू सी लाइफ फॉर्म्स कोप विथ वेरिड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब यहाँ पे कोप विथ का हमको मीनिंग पूछ रहा है। कोप विथ का मतलब होता है टू एडजस्ट या फिर टू अडॉप्ट समथिंग, तो हमको किसी चीज़ की सहमति, हमको किसी के साथ में रहने की जो चीज़ होती है उसको, तो यहाँ पे है टू अडेप्ट
जो चीज़ होती है टू अडेप्ट समथिंग, तो यहाँ पे मेन आंसर जो होगा वो होगा अडेप्ट टू। नेक्स्ट इज इन अ प्रेस मीटिंग ऑन द रीसेंट स्कैम द मिनिस्टर सेड द बक स्टॉप्स हेयर। वॉट डिड द मिनिस्टर कन्वे बाय द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के थ्रू, द बक स्टॉप्स हेयर के थ्रू मिनिस्टर क्या अप्लाई कर रहे हैं या फिर क्या कहना चाह रहे हैं। ही वॉन्ट्स ऑल द मनी, ही विल रिटर्न द मनी, ही विल अज्यूम फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल रेजिस्ट ऑल इंक्वायरी। तो द बक स्टॉप्स हेयर का मीनिंग होता है ही विल अज्यूम फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एज वी कैन सी फ्रॉम द जेस्चर ऑफ द सेंटेंस इटसेल्फ कि एक मिनिस्टर बोल रहा है, ये तो हमको अगर एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता है तो हम यहाँ पे टू द एक्सटेंट कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये इसी बारे में बात की जा रही होगी। नेक्स्ट इज a student is required to demonstrate a high level of comprehension of the student, especially in the social sciences. The word closest in meaning of comprehension is, अब comprehension का मतलब ही होता है to understand, तो यहाँ पे सबसे appropriate आंसर हो जाएगा understanding. नेक्स्ट इज इन अ डेमोक्रेसी एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम टू डिसअग्री विथ द गवर्नमेंट। अब डिसअग्री का मेन जो क्लोजेस्ट मीनिंग जो डिसअग्री का कौन सा वर्ड होता है, डिसेंट, डिसेंट, ये सारे के सारे, तो यहाँ पे ये तो एकदम ऑप्शन के अंदर ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर जो होता है डिसेंट। अगर आप लोगों ने कभी कोई जजमेंट पढ़ा हो या फिर कोई भी अगर आपने कोई लीगल रिव्यू किसी चीज़ का हुआ हो कि एक जज ने अप्रूव किया है, अपहोल्ड किया और एक ने डिसेंट किया है, तो वर्ड वहाँ से भी अगर आप कैच कर सकते हो, अगर आपने कुछ सुना होता है, एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो तो आपको पता याद आ जाएगा अगर वी कॉन्स्टेंटली रिकॉल इट ना कि डिसेंट डिसेंट कहाँ पे पढ़ा है। तो व्हेन वी यूज़ एनी जजमेंट्स कि हाँ भाई 3 लोगों ने इसको अप्रूव किया तो व्हेन वी से इट अपहोल्ड। और जब अगर हमने बोला है कि नहीं उसके खिलाफ अगर कोई चीज़ आया है, उसके खिलाफ कोई ओपिनियन है, तो बोलते हैं डिसेंट, मतलब डिसएग्री किया है। तो यहाँ से हम इस तरीके से मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाइल रिसीविंग द अवार्ड द साइंटिस्ट फील आई फील विंडिकेटेड। इनमें से विंडिकेटेड का मीनिंग जो है हमसे क्लोजेस्ट पूछा गया है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं, पनिश्ड, सब्सटेंशिएटेड, अप्रिशिएटेड, चेस्टेंड। यहाँ पे 2 ऑप्शन जो हैं ये तो हमारे वैसे ही 2 ऑप्शन पनिश्ड और चेस्टेंड ये हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। 2 चीज़ें, एक अप्रिशिएट करना और एक सपोर्ट करना। अप्रिशिएट करना है कि हम फॉलो ही करने लग जाते हैं किसी चीज़ को, और सब्सटेंशिएटेड होता है कि कोई चीज़ हमारे पास कोई बात है और उसको प्रूव करने के लिए व्हेन वी सपोर्ट द स्टेटमेंट इटसेल्फ, उनको हम उस चीज़ को हम बोलते हैं सब्सटेंशिएटेड। और इसी का सिमिलर मीनिंग होता है विंडिकेटेड का भी। यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस से भी हमको पता चल रहा है वाइल रिसीविंग द अवार्ड द सेंटेंस सेड आई फील विंडिकेटेड, मतलब मैं प्रूफ होता हुआ यहाँ पे फील कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है, जो कि लॉजिकली कनेक्टेड चीज़ हो। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, स्टिकी, वेल कनेक्टेड, रैम्बलिंग, फ्रेंडली। चारों में से सिर्फ एक रैम्बलिंग जो है वो एक वर्ड है जो कि हमारा अलग डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, बाकी सारी चीज़ें कनेक्शन से ही है। बाकी रैम्बलिंग जो है वो हमारा दूसरी चीज़ ऑपोजिट जो कि दूर हटने के लिए बोलती हैं उसके ऊपर आता है रैम्बलिंग। तो आंसर इज रैम्बलिंग। सो दीज वर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि 2013 के और 2012 के इनके क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली आपसे क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रखा है या फिर आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है उसका, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें कोई क्वेश्चन पैटर्न ऐसा सच है नहीं। जो क्वेश्चन पैटर्न अभी तक वो कैब के थे वो सारे हमने डील कर लिए हैं। आपको ध्यान ये रखना है एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो या तो आपने उस अगर आप वर्ड से फेमिलियर हो तो उसका आसपास का मीनिंग अगर सेंटेंस में दे रखा है तो उसके सेंस के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हो आंसर, या फिर हमेशा हर चीज़ के अंदर आपको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पता है तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको हर बार ही उस चीज़ के अंदर आपको अप्लाई करना है अपना दिमाग कि हाँ मैंने सुना है ये क्वेश्चन तो हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो हमको लग रहा है वो चीज़ सही हो। तो बी श्योर अबाउट इट। अपने वर्ड को और मीनिंग को जो भी आप लिख रहे हो तो उसको अपने एक सेंटेंस के अंदर फॉर्म करना ज़रूर और उसके बाद में अपना आंसर पुट इन करना। सो ऑल दीज क्वेश्चंस वी हैव ऑल द आंसर्स इन PDF फॉर्म। हमारे ऐप पे आप चेक कर सकते हैं, इन सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। Okay guys, thank you so much. Like, share and subscribe. Thank you.